जी, today's topic is nuclear chemistry. It is the study of nucleus and how the structure of nucleus influences the stability of nucleus. Branches two हैं रेडियो केमिस्ट्री एंड रेडिएशन केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ज्यादातर रेडियो केमिस्ट्री की स्टडी की जाती है. तो रेडिएशन केमिस्ट्री अभी रिसेंटली को आप कह लें 10-20 साल में इंक्लूड किया गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेडियो केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एटॉमिक स्पीशीज जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह, और फिर उनकी एप्लीकेशन. और रेडिएशन केमिस्ट्री है केमिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी आप मुख्तलिफ सब्सटेंसेस पे रेडिएशन फेंकते हैं तो उनका केमिकल इफेक्ट क्या होता है. इसको स्टडी को रेडिएशन केमिस्ट्री. लेट्स स्टार्ट विद रेडियो एक्टिविटी. Spontaneous emission of radiation is called radioactivity. किसी भी सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट हो, वो रेडिएशंस कौन सी होंगी? वो होंगी अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस. ये वाली रेडिएशन जिस भी सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद एमिट हो रही हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस सब्सटेंस को कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है. डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल हु स्टडीड फोगिंग ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट बाय यूरेनियम सॉल्ट्स. यानी हर तरह की रेडिएशन, ये खास रेडिएशन है. इनकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं. एक तो ये कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को फोगिंग कर देते हैं, यानी धुंधला कर देते हैं. दूसरा, ये रेडिएशन आयोनाइजेशन करती हैं एयर की और गैस की. सो स्पेसिफिक रेडिएशन हैं ये. ठीक है. अल्फा, बीटा और गामा इनको कहा जाता है, और इनकी कॉमन दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई. बाकी रेडिएशन इनमें नहीं आएंगी, यानी जो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रेडियो वेव्स, वो वाली नहीं आएंगी. ये रेडिएशन डिफरेंट रेडिएशन हैं जिनकी दो कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई अभी. ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये नेम मैरी क्यूरी ने दिया, जो कि बैकरल की स्टूडेंट थी, हेनरी बैकरल. और मैरी क्यूरी 2 नोबेल प्राइजेस. ये बात औकात जनरल नॉलेज में आ जाती है बात, तो मैंने इसको लिख दिया. और हर हस्बैंड ने पैरी क्यूरी, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो हैं वो फिजिक्स के, इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे. तो सो उनको इस पे नोबेल प्राइज भी दिए गए. टाइप्स ऑफ रेडिएशन में ये मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी अल्फा रेस की, और मैंने जो इम्पोर्टेंट में बातें उनको अंडरलाइन किया हुआ है. जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस होते हैं. अब हीलियम न्यूक्लियस से मुराद क्या होगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है. इट मीन इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और क्योंकि ये जस्ट न्यूक्लियस है तो इट मीन इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. ऐसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो फिर न्यूक्लियस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा. सो अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है. वेलोसिटी को छोड़ें, बस इतना ख्याल रखें कि अल्फा पार्टिकल बाकी बीटा और गामा रेज से हैवी होता है. सो इस वजह से इसकी स्पीड जरा उनसे कम होती है सबसे, और वैल्यू को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. ये आयनाइजेशन कॉज करते हैं, ल्यूमिनेंस यानी चमक कॉज करते हैं, और पेनिट्रेटिंग पावर इसकी होती है लेकिन बहुत कम होती है. स्मॉलर पेनिट्रेटिंग पावर है बीटा और गामा बाकी दोनों के लिहाज से. इतनी स्मॉल है कि ये इवन एक शीट ऑफ पेपर से भी स्टॉप हो जाता है अल्फा पार्टिकल, या थिन फॉयल ऑफ एल्यूमिनियम, ये इनको रोक लेते हैं. या फ्यू सेंटीमीटर इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में फ्यू सेंटीमीटर तक जाते हैं और ये स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं. इसकी रीजन यही है कि हैवी है. तो हैवी आपको 2-3 चीजें, हैवी आपको ये भी बताता है कि इनकी वेलोसिटी कम है. ठीक है. हैवी इनको ये भी आपको ये बताएगा कि इनका मास बाकियों से ज्यादा है. हैवी होना आपको ये भी बताएगा कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर
ये चीजें रिलेट करना है आपने, लिंक करना है। बीटा पार्टिकल्स जस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बस। तो इसका यहाँ से अब साफ क्लियर है कि बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की निस्बत बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, बीटा पार्टिकल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। इवन 1 इलेक्ट्रॉन का मैस ही 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन से बहुत ही ज्यादा कम होता है। सो ये उनसे बहुत लाइटर हैं, हल्के हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, इनकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइट है, और आयोनाइजेशन इनकी कम है, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत आयोनाइजेशन पावर इनकी कम है, ये ल्यूमिनस पावर इसकी कम है अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत, और ये मोर पेनिट्रेटिंग है उनसे, अल्फा पार्टिकल से, बिकॉज इनका मैस जो है वो कम होता है। इनकी वेलोसिटी भी ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से, पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा है। गैमा पार्टिकल्स जो हैं ये ना कोई इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है, बल्कि गैमा रेज ये रेडिएशन है एक तरह की, और ये एनालोगस टू एक्सरेज हैं, जैसे एक्सरेज होती हैं वैसी ये। इनकी वेवलेंथ की रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे एक्सरेज ही होती हैं आप यूं कह। हाँ जी, हाई एनर्जी की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, नियरली इक्वल टू लाइट, और दे कैन कॉज, यानी बीटा और गामा रेज दोनों की लाइट के करीब, और लाइट की कितनी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे कैन कॉज आयोनाइजेशन, ठीक है, और हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, लेकिन इनका जो ल्यूमिनेंस है, यानी वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड या फोटोग्राफिक प्लेट, उस पर थोड़ा इसका इफेक्ट होता है। हाँ जी, तो ये इनको ना कंपैरिजन के तौर पे आपने याद रखना, ठीक है। ज्यादातर 2 चीजें पूछी जाती हैं बच्चों, एक तो नेचर पूछी जाती है कि क्या है, दूसरा पूछा जाता है पेनिट्रेटिंग पावर पे क्वेश्चन आ जाता है। ज्यादा आगे चले जाएं तो आयनाइजेशन पे दे देगा क्वेश्चन। हाँ जी, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें पहले डेफिनेशन है एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या है? डिकेइंग ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। यानी एक रेडियोएक्टिव मटेरियल 1 सेकंड में कितना डिके होता है, उसकी कितनी मिकदार, कितनी अमाउंट डिके हो जाती है, ये उसकी एक्टिविटी कहलाती है। यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्यूरे हैं और दूसरी बैकरल है। जिन लोगों ने काम किया उन्हीं के नाम पे। क्यूरे ज्यादा स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है बैकरल। ऐसी जैसे डायपोल मोमेंट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर कूलम होती है, लेकिन ज्यादातर यूज की जाती है डिबे। इसी तरह क्यूरे ज्यादा यूज की जाती है स्टैंडर्ड। अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल गिविंग 3.70 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल आपने लिया हुआ है, तो 1 सेकंड में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो कितने टूट रहे हैं 3.0 10⁻10। तो उस मटेरियल की अमाउंट को हम कहेंगे क्यूरे। यानी मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है और उसमें टोटल एटम्स जो हैं वो 3.70 × 10⁻20 है एटम, 10⁻20, लेकिन वो सारे नहीं एट अ टाइम डिसइंटीग्रेट हो रहे, उसमें से 1 सेकंड में
इंटीग्रेट हो रहे हैं 3.70 10^10। तो टोटल अमाउंट जो है जिसमें से इतनी डिसइंटीग्रेशन हो रही है वो टोटल अमाउंट आपकी कहलाएगी क्योरे। थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, यानी वो टोटल अमाउंट जिसमें इतनी डिसइंटीग्रेशन हो रही है पर सेकंड, उस टोटल अमाउंट को आप कहेंगे क्योरे। आवाज ठीक हो रही है, बेहतरी, अभी भी नॉइस आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है अभी सबको? चले आगे आ जाते हैं बैकरल पे। बैकरल की ज्यादा इजी है डेफिनेशन, समझने में आसान है कि ये 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, बस इतना दोनों में फर्क है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की वो अमाउंट जिसमें 1 सेकेंड में सिर्फ, हाँ जी, यानी वो जो टोटल अमाउंट होगी उस टोटल अमाउंट को आप कहेंगे बैकरल, जिसके अंदर 1 सेकेंड में 1 डिसइंटीग्रेशन हो रही है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास सपोज है 10 ग्राम यूरेनियम है और उसमें 1 सेकेंड में 1 डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो आपका जो 10 ग्राम अमाउंट है यूरेनियम की, दैट इज कॉल्ड 1 बैकरल। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं। सपोज आपके पास 10 ग्राम यूरेनियम है और उसमें 1 सेकेंड में 1 एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सो जो आपकी ये अमाउंट है 10 ग्राम, दैट इज कॉल्ड 1 बैकरल। और अगर आपके पास 10 ग्राम अमाउंट है और उसमें 3.70 10^10 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उसके न्यूक्लियर टूट रहे हैं पर सेकंड में, तो वो जो अमाउंट है 10 ग्राम, दैट विल बी 1 क्यूरे। ये चीज है। अब कुछ हमारी अंदर समझ आ गई बात, या दोबारा फिर मैं बता दूं? ये थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सारा आसान है, ये थोड़ा था ट्रिकी है। मारियन दिलीप भी बताओ, नफीसा मीन और अहमद सना ने कमेंट कर दी। ठीक है मारियम, दोबारा बता देता हूँ। पहले हम क्योरी की बात कर लेते हैं कि आपके पास सपोज 10 ग्राम कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसमें 1 सेकंड में 3.70 10^10 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी उनके न्यूक्लियर टूट रहे हैं, वो कुछ और बना रहे हैं टूट के। तो वो जो अमाउंट है आपकी 10 ग्राम जो अमाउंट है, दैट विल बी कॉल्ड 1 क्यूरे। और अगर आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई और है जो बड़ा स्टेबल है, वो बहुत अच्छा स्टेबल है, उसके उसकी डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन ज्यादा नहीं होती, तो सपोज हमने उसका लिया है, आप कह लें, मैं अब चेंज कर देता हूँ अमाउंट, हम कर लेते हैं 2 ग्राम। सपोज हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का 2 ग्राम लिया है
उसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं, जितने भी एटम्स मौजूद हैं, उसमें से 1 एटम डिसइंटीग्रेट होता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 एटम डिसइंटीग्रेट होता है। तो वो जो आपकी अमाउंट है 2 ग्राम, दैट विल बी कॉल्ड 1 becquerel। जितनी भी अमाउंट हो वो becquerel कहलाएगी, 1 becquerel कहलाएगी। सो अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या हुआ, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 10⁻10 becquerel। ठीक है, 1 क्यूरी बड़ी यूनिट है। वो क्यों? क्योंकि 1 क्यूरी इतनी डिसइंटीग्रेशन की बात करती है और 1 becquerel 1 डिसइंटीग्रेशन की बात करती है। ठीक है, 1 क्यूरी इतनी डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और 1 becquerel जस्ट 1 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है 1 जो क्यूरे है वो बड़ी यूनिट है और उसमें इतनी ज्यादा becquerels आ जाएंगे, इतनी डिसइंटीग्रेशन आ जाएंगी। और 1 डिसइंटीग्रेशन को हम becquerel कहते हैं, 1 डिसइंटीग्रेशन को becquerel कहते हैं। इसका मतलब है इतनी डिसइंटीग्रेशन यानी इतने becquerel आ जाएंगे। ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताती है कि कोई चीज कितनी रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में बताती है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, कितनी डिसइंटीग्रेशन उसकी पर सेकंड हो रही है, इस लिहाज से। ठीक हो गया, समझ आ गई? चले, माशाल्लाह। डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो 4 मेथड्स हैं। फोटोग्राफिक मेथड है, अभी हमने पढ़ा कि फोटोग्राफिक प्लेट फोगिंग हो जाती है, तो ये याद रखना आप। यानी अगर आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे या जिंक सल्फाइड प्लेट, वो पॉजिटिव रेज वाली जो बात हमने पढ़ी हुई है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में, उसमें भी जिंक सल्फाइड प्लेट का जिक्र है। तो फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड प्लेट आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास रखेंगे तो उसकी फोगिंग हो जाएगी। इट मीन्स वो रेडियो एक्टिव है। अगर फोगिंग नहीं होगी तो वो रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा, वो रेडियो एक्टिव नहीं। गैस आयोनाइजेशन मेथड, इसमें ज़्यादा मैंने डिटेल नहीं लिखी, बस इतना मैंने लिखा है कि इसमें गीगर मुलर काउंटर ये यूज़ किया जाता है। ये इतना अहम है कि ये जनरल नॉलेज में भी मैंने देखा हुआ कि रेडियो एक्टिव मेजर करने का कौन सा डिवाइस है। तो मेथड ये यूज हो जाता है गैस आयोनाइजेशन। यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए, यानी इसमें कोई ऐसा तरीकाकार होगा जिसमें गैस को आयोनाइजेशन होगी, तो इसमें गीगर मुलर काउंटर ये डिवाइस यूज होगा। हाँ जी, जिंक सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को सिल्वर के सॉल्ट्स होते हैं और जिंक सल्फाइड प्लेट ये दोनों, जिंक सल्फाइड आईडी, जिंक सल्फाइड। अच्छा, विल्सन क्लाउड चैम्बर है और उसके बाद सिंटिलेशन मेथड है। अभी सिंटिलेशन मेथड क्या होता है? Scintillator is a substance which emits small flash of light when struck by a charged particle। तो क्योंकि रेडिएशन एमिट होती है उसमें अल्फा और बीटा चार्ज पार्टिकल हैं,
तो वो जब स्ट्राइक करेंगे किसी सेंटीमीटर से तो वहाँ फ्लैश पैदा होगा, स्मॉल फ्लैश। सो वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो सब्सटेंस है ये रेडियो एक्टिव है, ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं। अब कुछ न्यूक्लियर टर्म्स की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर आप सबको पता होगा, इसकी सिंबल भी पता होगी, तो मैंने वैसे लिखी नहीं थी पहले। ठीक है बच्चों, तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत भी नहीं है सिंबल लिखने की, कि मैं लिख दूं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर की जी होती है, मास नंबर की ए होती है, सबको पता है। और न्यूट्रॉन नंबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लाइड, न्यूक्लाइड हर एटम को हम न्यूक्लाइड कहते हैं, यानी ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डेफिनेट तादाद वो हर एटम में ही होता है, तो उसको हम न्यूक्लाइड भी कहते हैं। न्यूक्लियड की सिंबल आगे क्या होती है वो मैं पिक्चर में दी हुई है, और वो वही सिंबल है जैसे हम आइसोटोप्स को नहीं शो करते। मसलन हमने शो करना है नियोन, तो उसका लेफ्ट साइड पे बॉटम में एटॉमिक नंबर लिखेंगे और टॉप में हम लिखेंगे मास नंबर। तो न्यूक्लियड को शो करने का ये तरीका है कि हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो शो करते हैं। ये न्यूक्लियड की सिंबल होती है। आइसोटोप्स आप सबको पता है। आइसोबार्स क्या है? न्यूक्लियड विद सेम मास नंबर। आइसोटोन्स क्या है? न्यूक्लियड विद सेम न्यूट्रॉन। और आइसोमर्स इनमें भी होते हैं, ऐसे न्यूक्लियड जिनका एटॉमिक और मास नंबर सेम है बट उनकी एनर्जी डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स रेडियो केमिस्ट्री में। हाँ जी, वो भी न्यूक्लियड होगा, बस उसमें डेफिनेट है ना, यानी उसमें प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन जीरो है। न्यूक्लियॉन, पार्टिकल्स फॉर्मिंग न्यूक्लियस। वो तमाम पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं हो सकता। ये मैंने बाज़-औक़ात इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम कैसे शो करते हैं, सबस्क्रिप्ट शो करते हैं या सुपरस्क्रिप्ट शो करते हैं, ये बातें मैंने देखी नहीं है। तो ये जो सिंबल है ना, ये तो एक जनरल है, E A/G। ये जो हीलियम वाला है ये रियल है, हीलियम एटम है। इसमें नीचे वाले को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाले कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये कंप्यूटर में टर्म है, ये भी बाज़-औक़ात पूछ ली जाती है। तो ये न्यूक्लियड की सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल। आइसोटोप्स का आपको पता है, आइसोबार्स देख लो, ये मिस प्रिंटिंग हुई है एग्जांपल, ये ठीक है एग्जांपल कि C614 और नाइट्रोजन का 7 और 40 दोनों का मास नंबर सेम है, सो दिस इज आइसोबार। आगे दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है। अब देखें, इधर ट्रिटियम है और इधर हीलियम है, दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालें तो 2 2 आती है दोनों में। ठीक है ना? सो दिस इज न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है। बाकी ये गलत है, ये जो है वो मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे। ये आइसोमर्स हैं। अब एक्चुअली क्या होता है आइसोमर्स में, दोनों आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने का, ये वैल्यूज को रट्टे नहीं लगाने आपने, मैथ नंबर्स को रट्टे नहीं लगाने, बस समझ रहे हैं। अगर ऑप्शन आ गई तो आपको पता चल ही जाएगा।
तो जैसे ही कोबाल्ट है 2760, ये भी कोबाल्ट है 2760, लेकिन इसके साथ M शो किया हुआ है। M स्टैंड फॉर मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में वो जो न्यूक्लियस होता है उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है अपने दूसरे स्टेबल आइसोटोप से। सॉरी, आइसोटोप भी नहीं कहना चाहिए, आइसोमर कहना चाहिए इसको। अपने स्टेबल आइसोमर की निस्बत इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और ये जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यानी ये डिसइंटीग्रेशन के करीब जब आ जाता है तो उस स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट कह देते हैं। हालांकि दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो दोनों की हालत डिफरेंट एनर्जी के लिहाज से, तो हम इनको आइसोमर्स कहेंगे। बस यही करना है, और इनमें न्यूक्लियन का मैंने आपको बता दिया। आगे मैस डिफेक्ट, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि mass of an atom is always less than the sum of masses of its constituent particles। एक एटम है, उसके आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो जो पार्टिकल्स बीच में मौजूद हैं, सबके मैसेज ऐड करें तो जो सम आएगा, ठीक है, वो ओवरऑल एटम का मैस फाइंड करेंगे, उसके इक्वल नहीं आएगा, बल्कि एटम का मैस लेस आएगा। यानी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, हीलियम की एग्जांपल कर लो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। आप इन सब के मैसेज ऐड करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, दो दो के, तो एक सम निकल आया। फिर आप ओवरऑल पूरे हीलियम एटम का मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड करें, वो निकल आया। तो जो हीलियम एटम का टोटल मैस है वो इन पार्टिकल्स के सम के मैस से कम होगा। ठीक है, तो इसकी रीजन ये है कि जब ये पार्टिकल्स बाइंड करते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, वहां से लिंक कर सकते हैं कि जब ये पार्टिकल्स बाइंड होते हैं तो उस बाइंडिंग के दौरान इनकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और एनर्जी जो है वो आप आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc स्क्वायर के से देखें तो एनर्जी ऑब्वियसली कोई ना कोई मैस लेकर ही जाएगी। सो जो ओवरऑल एटम का मैस है वो लेस हो जाता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम मैस डिफेक्ट भी कहते हैं या मैस बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्डिंग वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिकल्स जो मौजूद हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो एक न्यूक्लियस में मतलब मौजूद हैं, ठीक है। तो वो जब इकट्ठे मौजूद होते हैं तब, यानी वो जो मिल के जब न्यूक्लियस बना रहे होते हैं, तो तब उनकी जो एनर्जी है वो, जब वो ज्वाइन हो रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जिसकी वजह से इनमें स्टेबिलिटी आती है। यानी एटम के सारे पार्टिकल्स, ये थ्योरी है ना, इस सेंस में कि एटम्स के तमाम पार्टिकल्स जब मिले तो उस वक्त एनर्जी रिलीज हुई, तो इस एनर्जी ने उसका मैस जो है उसको कम कर दिया। हाँ जी, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है रियलिटी में देखें, क्योंकि वो मैस कम हो गया।
ये बिल्कुल आप आइडियल वो सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल के साथ लिंक कर सकते हैं रिजवाना। ठीक है बच्चों, ओवरऑल जो सम होता है जितने भी एटम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके आप अलग अलग जितनी भी मैसेज हमने कैलकुलेशन से फाइंड की हुई है, इसमें ये भी है ना कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की जो मैसेज फाइंड की हुई है वो मोशन में होते हैं ना तब, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये उस तरह रैंडम मोशन वो जो है वो नहीं होती। सो एनर्जी का फर्क तो पड़ेगा जब ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हुए होंगे, तो वही एनर्जी, कुछ ज्यादा मैस का फर्क नहीं पड़ता, यानी बहुत थोड़ा जो है वो मैस का डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं मैस डिफेक्ट, 0.00 कुछ होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को, ये थोड़ा नई बात थी शायद आपके लिए, तो इसलिए हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर आप एटम का मैथ करें, निकालें मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से, और आपको ये पता हो कि इस एटम में ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, आप उन सब की मैसेज को वैसे थ्योरेटिकली ऐड करें, यानी मैथमेटिकली आप जो है वो आंसर निकालें उनका सम करके तमाम की मैसेज का, तो जो एक्चुअल एटम का मैस है वो लेस होगा उन तमाम पार्टिकल्स के सम की, उनके मैसेज के सम से लेस होगा। तो इसका फिर हम जवाब ये देते हैं कि जब ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर एटम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बना रहे होते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो इस वजह से फर्क पड़ जाता है मैसेज का। तो ये जो एनर्जी का ये जो मैस का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। एटम के मैस में और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल जो मैस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट, और इट इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितना ज्यादा, इसको आप बॉन्ड एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं ना, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस तरह जितनी ज्यादा मैस डिफेक्ट होगा उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस होता है। और आपको याद है हम बॉन्ड एनर्जी को, हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, अगर आप माइंड में हो, तो ये होती है कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इस तरह भी डिफाइन करते हैं। तो अब ये मैस डिफेक्ट को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है कि एक एटम को इसके पार्टिकल्स में सेपरेट करने के लिए, यानी प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट सेपरेट करने के लिए, यानी एटम को बिल्कुल ही आपने तोड़ देना सारे को, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी। दोनों तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह लेटेस्ट एनर्जी को भी हम दोनों तरीकों से डिफाइन करते हैं। और मैथ का एनर्जी के साथ ये ताल्लुक मैंने लिखा हुआ, याद कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई नहीं, ये वाला, यानी 1 AMU मैथ होगी, 1 AMU, तो वो इतनी एनर्जी के इक्वल होता है। ये आइंस्टाइन मैथ एनर्जी रिलेशनशिप से हम निकाल सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 931.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं रिलेशनशिप।
इसके बाद है N/Z0, इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो भी कहते हैं। आप देखें जितनी भी न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनकी रेशियो इक्वल टू 1 है, वो उतने ही स्टेबल हैं। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो 1 के इक्वल है। हाइड्रोजन के अलावा है ये बात, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, तो उसमें तो ये बात नहीं होती। हाइड्रोजन के अलावा बाकियों में ये चीज देखी गई है, यानी ये कोई लॉ नहीं है, ये जनरली एटम्स के अंदर देखा गया है कि जिनकी रेशियो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों रेशियो इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज स्टेबल। और ग्रेटर देन 1 से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क हो, बहुत ही नैरो रेंज है ये। ग्रेटर देन 1 से मुराद आप कह लें 1.3 पे आ जाए, 1.4 पे आ जाए, तो वो कुछ हद तक स्टेबल होगा। जितना 1 के करीब रहेगा उतना ही स्टेबल होगा, जितना 1 से दूर चला जाएगा उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे यूरेनियम के केस में ये रेशियो तकरीबन 1.6 पे चली जाती है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.6 पे चली जाती है। तो आपको पता ही है यूरेनियम जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव है वो यूरेनियम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बात है, मैस इफेक्ट और बात है। शायद नकीब मैस इफेक्ट को समझ नहीं पाया। सारे ही निकाल दें तो एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ जी, वो अनस्टेबल हो जाता है ना। और सारे ही निकालने कैसे, बड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। नकीब की ये जो क्वेश्चन नकीब आपने किया था, मैस डिफेक्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम होगा, इसमें इस तरह सेंस बन रही है, शायद आपने क्वेश्चन भी इसी तरह किया हो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है कि एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि मैस डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी, उसकी हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो हमने ये की थी कि तमाम पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए, एटम के तमाम पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल से या आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में आप एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर रहे हो। आई थिंक समझ आ गई बात नकीब, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आसान सा वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन है, बड़े आम ही मशहूर हैं।
और स्लो न्यूट्रॉन को अगर हम यूरेनियम पे बम्बार्ड कर दें, किसी भी एटम पे जो रेडियो एक्टिव होगा उस पे इसको बम्बार्ड करते हैं, यानी हैवी कोई एटम हो जिसका, जो हैवी एटम होता है उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो वो 1 से ग्रेटर होती है। तो मैंने आपको बताया कि 1.1 के जितनी करीब होगी उतना स्टेबिलिटी, जितनी 1 से दूर चली जाएगी उतना वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे आप करेंगे बम्बार्ड तो बेरियम और क्रिप्टॉन ये बनेंगे। अब बाज़ एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि यूरेनियम की डिकम्पोजिशन से, उसकी डिसइंटीग्रेशन से कौन से आइसोटोप्स बन रहे हैं, ये कौन से एलिमेंट्स बन रहे हैं, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो एक न्यूक्लियस का एक से ज्यादा न्यूक्लियर में टूट जाना, दिस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। और फ्यूजन और फिशन रिएक्शन एटॉमिक बम में यूज होता है। ठीक है, एटॉमिक बम में। इसके साथ आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि एटॉमिक बम अभी तक कहाँ फेंका गया है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। फ्यूजन रिएक्शन उसका उलट है, इसमें दो न्यूक्लियर ज्वाइन होके एक न्यूक्लियर बना देते हैं। इस दौरान भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी फिशन से बहुत ज्यादा एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होती है, फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम में यूज होता है। और ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से भी ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी एटम बॉम्ब से बहुत ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब की होती है। हाँ जी, फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है। उस्मान में ये 300 बुक पे लिखा है, फर्स्ट ईयर की बुक पे, कि 300 अनस्टेबल आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स तकरीबन 2000 बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा है, जिन्हें मर्जी बनाई जाओ, वो न्यूक्लियर रिएक्शन करवा करवा के हम बना सकते हैं। हाँ जी, तो वो अनस्टेबल है, इसका मतलब यही होगा कि उनकी रेशो 1.23 से भी जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि C14 की ले लो, तो C14 में 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 8/6 करो तो ये रेशो जो है वो आपको थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो वो जो C14 है वो अनस्टेबल है। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल C12 है। वो क्यों स्टेबल है? बिकॉज उसमें वो रेशो 1:1 की आ रही है। बहुत ज्यादा, सिर्फ ज्यादा नहीं नूरुसबा, फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और एक और बात यहाँ बता देता हूँ कि ये सन में यही रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर कंबाइन होके हीलियम बना रहे हैं। तो नेचुरली ये रिएक्शन सन में हो रहा है और सन से हीट हम तक पहुंच रही। जी, हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है इसके लिए, तो मैंने यहाँ ये चीज ऐड कर दी, दोनों में डिफरेंस। एक नजर आप लोग खुद इसको देख लेना। ठीक, जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने ऊपर आपको बता दी, बाकी आप देख लेना, इनको पढ़ लेना, इजी हैं ये चीजें। एक एक नजर इनको कर लेना, माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। पाकिस्तान के पास एटम बम भी नहीं है, इस वरना आप हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं।
हाँ। एटम तो है। एटम बम नहीं है बच्चों। टॉपिक लंबा हो जाएगा। सेल नहीं किया। ये आपको दिखाने के लिए बस। हमें आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए कहा जाता है। अमेरिका का बहुत ज्यादा कंट्रोल है जहां जहां पर एटम बॉम्ब हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे जैसी स्टेट्स है ना, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, फिर यूरोप में है, इंग्लैंड, फ्रांस। अमेरिका का बहुत कंट्रोल है। चाइना और रशिया पर नहीं है बस, इतना नहीं है। हाँ जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एटम बॉम्ब को कैरी करने के लिए मिसाइल चाहिए होता है। उन्हें न्यूक्लियर वॉर हेड्स कहते हैं मिसाइल को। आप सिंपली मिसाइल ही कह लें। तो एक मिसाइल को कैरी करने के लिए ना, सैटेलाइट्स जो ऊपर मौजूद हैं, सैटेलाइट्स, आपको थोड़ा आइडिया होगा सैटेलाइट्स का। तो उन सैटेलाइट्स से सिग्नल्स चाहिए, उन सिग्नल्स पे वो मिसाइल चलेगा और जहां उसको टारगेट किया जाता है वहां जाके टारगेट करेगा। और आपको पता है वो सैटेलाइट्स किसके पास है? वो तो अमेरिका के पास है। वो जब चाहे सैटेलाइट के सिग्नल खत्म कर दे। आपका बम रास्ते में अभी समझ लो डीजी खान से फेंका है तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह जानता है। वो मोहम्मद अहमद, एटम बम होना और बात है, उसको अपनी जिस टारगेट पे फेंक रहे हैं वो और बात है। टारगेट पे फेंकने के लिए मिसाइल चाहिए। ऐसे ही जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए गाड़ी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। या पुराने जमाने में अगर आप रह रहे हैं तो घोड़ा चाहिए या ऊंट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए ना आपको। वो मिसाइल करता है ट्रांसपोर्ट। तो मिसाइल को जिस जगह पर टारगेट किया हुआ है, जहां पर उसको फेंकना है, उसके लिए उसे सिग्नल्स चाहिए। वो सिग्नल्स उसको